पंजाब से हमारा बांदा जेल में लाने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कार्रवाई किया जा रहा है। इसमें जो यहाँ से पूरा पुलिस टीम जाएगी, जाके उनको लेके आएगी, वो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको ले आया जाएगा। कब तक पुलिस टीम भेजी जाने की क्षमता? भेजेंगे, कल ही भेजेंगे। कल हम लोग यहाँ से टीम को रवाना कर देंगे, फिर वहाँ पहुँच के फिर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। उनको किस तरह के बैरिंग में रखा जाएगा, उन्हें अलग रखा जाएगा? आम बंदी अभी वो चीज़ें मीटिंग में तय होगी, कहाँ रखी जाएगी, क्या किया जाएगा, इसका वहाँ का क्या सुरक्षा इंतजाम रहेगी और हर प्रकार की जो सुरक्षा का जो है इसका चारों ओर से चौकसी का व्यवस्था किया जाएगा। और जो भी जेल में आएंगे, जो उससे पहले भी कौन कौन अभी जेल में है उसके बारे में भी पूरा जानकारी किया जाएगा। और साथ में जो बाद में कौन कौन जेल में अभी पहुंचेंगे तो उसके बारे में भी प्रतिदिन इसका सूचना रखी जाएगी और उसका कड़ी निगरानी रखी जाएगी। और आसपास का जो हमारा जिले हैं, जैसे चित्रकूट हो गया, हमीरपुर हो गया या बांदा हो गया, इन 3-4 जिलों में कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर रुक रहा हो उसके बारे में भी जानकारी रखी जाएगी। और जो किराए पर रहने वालों का लोगों के संबंध में भी जानकारी किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से कितने पुलिसकर्मी वहाँ तैनात किए जाएंगे? क्या कुछ अतिरिक्त फोर्स भी तैनात किया जाएगा जेल में? क्या सर? नहीं, जैसे जेल अधीक्षक का जो मांग होगी उसके अनुसार हम करेंगे, मगर जेल के बाहर तो हम एक अलग से सुरक्षा व्यवस्था का एक दरोगा 2 शिफ्टों में पुलिस टीम लगाया जाएगा। और जो लोग जेल के अंदर जो किसी मामले में गिरफ्तार होकर जो जेल जाएंगे उसके संबंध में एक रजिस्टर अलग से रख के उस पर जाने वाला हर व्यक्ति पर एक कड़ी नजर रखी जाएगी। नहीं, अभी जो है हम और डीएम साहब और कप्तान साहब आके जेल का निरीक्षण किया है, तो जेल का जो सुरक्षा व्यवस्था और जेल के अंदर जो कैदी है वो सब चीज़ों का देखा गया है और वहाँ सीसी कैमरा वगैरह काम कर रहा है या नहीं है, सब चीज़ों का। सर, किस तरह की टीम जा रही है यहाँ? कौन कौन से अधिकारी शामिल होंगे? किस नहीं, अभी नहीं, अभी तय करेंगे, मीटिंग होगा। देखिए, सवेरे पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी, अशनेरा पुलिस को और अन्य पुलिस अधिकारियों को, कि एक व्यक्ति जिसका नाम रौनक ठाकुर है, किसी संगठन से ये लोग जुड़े हुए हैं और किसी गोकशों ने इनके ऊपर हमला किया है। अछनेरा का ये मामला बताया जा रहा है। इसको जो व्यक्ति है उनको शिरडी साई हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मौके पर सभी अधिकारी जो है वो पहुंचे हुए हैं। इसमें इनसे तहरीर प्राप्त करके जो भी तहरीर लोग दे रहे हैं उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जो भी इसमें लोग लिप्त है साक्ष्य संकलन करके उनके ऊपर कठोर से कठोर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। सब पूर्व में भी कई कंटेनर में गौवंश पकड़े गए हैं, मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें लगातार कार्रवाई भी जो है वो हुई है और इनका कहना है कि जो उसमें अन्य लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, इनसे सूची जो है वो प्राप्त की जाएगी और अगर उनकी संलिप्तता इसमें प्रतीत होती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। मथुरा जनपद के अंतर्गत गोवर्धन थाना क्षेत्र में महेश शर्मा का 2 दिन पहले अपहरण कर लिया गया था। महेश को छोड़ने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग अपहरणकर्ताओं द्वारा की गई थी, जिस पर मथुरा पुलिस द्वारा कार्यवाही कर 24 घंटे के अंदर ही अपहरण की वारदात का खुलासा कर दिया गया। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि अभियुक्त प्रेम सिंह राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है और कुछ समय तक कस्बा गोवर्धन में पशुपेट के सामने वाली गली में किराए पर रहता था। उसी समय महेश शर्मा से उसकी जान पहचान हो गई। कुछ समय बाद प्रेम सिंह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर गांव कंचनपुरा भरतपुर राजस्थान में रहने लगा। प्रेम सिंह ने जो बताया उसके अनुसार उसका अपनी पत्नी से विवाद हो गया। प्रेम सिंह की पत्नी मीना प्रेम सिंह को छोड़कर महेश शर्मा के संपर्क में आ गई। महेश शर्मा ने मीना को बहकाकर हरि सिंह से उसकी शादी करा दी। प्रेम सिंह ने बताया कि महेश शर्मा ने उसकी शादी कराने के बदले 70,000 रुपये भी लिए थे। इस बात से नाराज होकर प्रेम सिंह ने महेश शर्मा के अपहरण की योजना बना डाली और अपहरण कर 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इस खुलासे के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। जनपद मथुरा के थाना गोवर्धन में 2 तारीख की शाम को महेश शर्मा जी, जो वहां पर एक गेस्ट हाउस का संचालन करते हैं, वो मिसिंग हो गए थे। अगले दिन 3 तारीख को उन्हीं की फोन से उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं उनके नंबर पर 1 लाख की फिरौती की मांग की गई। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। थाना गोवर्धन एसओजी
वह सर्विलांस टीम को इसमें लगाया गया। इस पूरे ऑपरेशन का जो पर्यवेक्षण है वो एसपी आर्य साहब और सीओ गोवर्धन साहब कर रहे थे। इस पूरे ऑपरेशन में जो अपहृत महेश शर्मा है उनकी सकुशल बरामदगी कर ली गई है और जो दो मुख्य अभियुक्त हैं, जो अपहरणकर्ता है प्रेम सिंह व राज बहादुर, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। इस पूरी घटना का सारांश ये है कि प्रेम सिंह पहले से ही महेश शर्मा जी को जानता था और कुछ देर के लिए गोवर्धन में रहा था। अभी फिलहाल वो जनपद भरतपुर कुम्हेर में रह रहा था। उसकी पत्नी से उसका विवाद था और पत्नी कुछ दिन पूर्व उसको छोड़कर महेश शर्मा जी के संपर्क में आई थी। प्रेम सिंह को ये आशंका थी और उसके कथनानुसार कि महेश शर्मा ने उनकी पत्नी की शादी कहीं और करवा दी थी और उसके एवज में कुछ पैसे ले लिए थे। इसी बात से क्षुब्ध होकर उसने अपने भाइयों और अन्य साथियों के साथ मिलकर महेश शर्मा से संपर्क किया और उनका अपहरण कर लिया और उसी एवज में 1 लाख की फिरौती की मांग की। 24 घंटे की अल्प अवधि में इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली रन करते हुए अपराध को सकुशल बरामद कर लिया गया है। इस सफलता के लिए मेरे द्वारा पूरी टीम को 25,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। इन दोनों अभियुक्तों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। वे अन्य लोग जो इसमें सम्मिलित हैं उनके लिए लगातार पुलिस द्वारा दबिशें दी गई हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज इस स्थान पर आकर के यही संकल्प लिया है और माँ से यही मांगा है कि हर समाज आगे बढ़े, खुशहाली के रास्ते पर जाए। शेर देवी की मान्यता बहुत है। मुझे याद है पहले भी आने का मौका मुझे मिला था। इस बार जब आ रहे हैं और चुनाव में जा रहे हैं तो हम ये भरोसा दिलाते हैं तभी तमाम गरीब जनता को कि देश संविधान से चले, कानून से चले और जो अधिकार संविधान में और कानून में है वो गरीबों को मिलें और इस स्थान का विकास और इस स्थान को भव्य कैसे बनाया जाए, इस स्थान की जो मान्यता है उसको और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम लोग काम करेंगे। आज झंडा भी चढ़ाया है, शेर देवी के दर्शन भी किए हैं और यहाँ पर जो भी स्थल हैं उन पे जाने का मुझे मौका मिला है। दुख है इस बात का कि लगातार नक्सलियों और हमारी फ़ौज का जब मुकाबला होता है या पैरामिलिट्री का मुकाबला होता है, बड़ी संख्या में जान गई हैं। मैं उन शहीदों को याद करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवारों को जो दुख मिला है, इस दुख की घड़ी में हम हैं और मेरा मांग यही है कि सरकार इन शहीदों का पूरा सम्मान करे। और सरकार क्यों नाकाम हो रही है? क्योंकि लगातार सरकार को मौका मिला है और जनता ने इतना बहुमत दिया है, उसके बावजूद भी सरकार आखिरकार नाकाम क्यों है? हमारे पैरामिलिट्री के इतने जवान शहीद क्यों हो रहे हैं? या हमारी सीमाएं क्यों सुरक्षित नहीं हैं? जहां सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं वहीं आंतरिक मामलों में भी प्रश्न खड़े हैं। इसलिए सरकार जब उनकी है तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन है। देश का कानून सब मानते हैं और हम जानते हैं इस बात को क्योंकि अखबारों टीवी पे पढ़ा है। उनके जो वकील हैं या उनके परिवार के सदस्य यही कह रहे हैं, उन्हें पूरा कोर्ट पे भरोसा है, न्याय मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कामकाज है, ये उम्मीद कर पाना मुश्किल है कि न्याय मिलेगा किसी को। आज जो भाषा मुख्यमंत्री जी ने बोली है, ऐसी भाषा लोकतंत्र में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं बोली होगी। सोचो, ठोक दो, पेट में दर्द है, पटक के मारो। और विधानसभा में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, शायद लोकतंत्र में शर्म से सर झुक जाना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी नाम बदलते हैं और लगातार नाम बदलते हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सरकार या सरकार के लोगों को नहीं करना चाहिए। जिस समय फ्री सभी गरीबों को वैक्सीन लग जाएगी और आने वाले समय में सरकार ये बताए कि कब तक गरीबों को वैक्सीन लग जाएगी और सरकार ये भी बताए कि सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस जो संस्थाएं हैं वहाँ के डायरेक्टर या डायरेक्टर के साथ डॉक्टर्स या उसी इंस्टीट्यूशन के रहे पूर्व डायरेक्टर अगर 2 डोज लग जाने के बाद उन्हें कोरोना हो रहा है तो आखिरकार ये हो क्यों रही है बीमारी? तमाम ऐसे डॉक्टर हैं जिनको 2 डोज लगी थी, मिली थी, उसके बावजूद भी बीमारी हो रही है।
तो ये सवाल किसके ऊपर किया जाए? इसलिए सरकार पूरी सफाई के साथ आए और गरीबों को फ्री वैक्सीन दे, और जब तक गरीब नहीं लगेगी वैक्सीन तब तक समाजवादी लोग इंतजार करेंगे, और समाजवादी सरकार बनेगी तो सभी गरीबों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर फिरोजाबाद में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए वार्ड 21 में कई प्रत्याशी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो वार्ड के आरक्षण तय होने से पहले ही लगातार क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों से बात कर रहे थे और अपनी मौजूदगी भी दर्ज करा रहे थे। आरक्षण आने के बाद इन प्रत्याशियों ने अपना प्रचार जोर शोर से शुरू कर दिया है। ऐसे ही एक प्रत्याशी से हम आपको मिलवाते हैं जो पिछले 3 महीने से लगातार जिला पंचायत सदस्य के लिए वार्ड नंबर 21 में अपनी तैयारियों को लगातार धार दे रहे हैं। टूंडला ब्लॉक के शिवसिंहपुर के रहने वाले उदल सिंह यादव पिछले 3 महीने से लगातार वार्ड नंबर 21 में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। हालांकि वार्ड में आरक्षण महिला प्रत्याशी के खाते में गया है, इसलिए अब उदल सिंह यादव ने अपनी पत्नी रजनी यादव को मैदान में उतारा है। रजनी यादव की दावेदारी को राष्ट्रीय लोकदल ने बल देते हुए अपना समर्थित प्रत्याशी घोषित किया है। गौरतलब है कि इस वार्ड में जाट मतदाता भी अच्छी तादाद में हैं, इसलिए लोकदल ने रजनी यादव पर दांव लगाते हुए यादव और जाट समीकरण को भुनाने की कोशिश की है। हालांकि उदल सिंह यादव मानते हैं कि उनका मुख्य मुद्दा अपने वार्ड का विकास है और जनता का समर्थन मिलने और जीतने के बाद वह वार्ड के विकास पर ही ध्यान देंगे। मैं जिला पंचायत का चुनाव पंचायत सदस्य का लड़ रहा हूँ। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि जनता की जो भी समस्या हैं, जैसे कि बिजली है, सड़क है, पानी है, तो ये जनता की समस्याओं को जिला पंचायत कार्यकारिणी के समक्ष रखना, उन समस्याओं का निवारण कराना सबसे पहली मेरी ये प्राथमिकता होगी। आप अभी गांव जा रहे हैं, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? गांव में मैं जा रहा हूं, गांव क्षेत्र में अपने वार्ड में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत जनसंख्या में लोग मेरे साथ हैं और किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक सभी लोग साथ हैं। मैं सभी को साथ लेके चल रहा हूँ और सभी लोगों को मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। राष्ट्रीय लोकदल से टिकट मिलने के बाद यादव और जाट समीकरण के साथ साथ अन्य जातियों का भी वोट रजनी यादव को मिलने की उम्मीद है। रजनी यादव के समर्थक अपनी मेहनत और रणनीति के भरोसे 100% जीत की दावेदारी कर रहे हैं। माहौल में ये देख रहा हूँ, जो वार्ड नंबर 21 से रजनी यादव, वाइफ ऑफ उदल सिंह यादव, रजनी यादव इस क्षेत्र में जितना उन्हें जन समर्थन मिल रहा है, शायद ये मेरा पहला मौका है कि हर जाति, हर समाज से उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे एससी समाज के लोग हों, चाहे बैकवर्ड समाज के लोग हों, लोग भारी तादाद में, क्योंकि हमारे जो उदल सिंह यादव हैं काफ़ी समाज सेवी हैं, हमेशा गरीबों की मदद करते रहे हैं। ऐसा प्रत्याशी क्षेत्र में अगर हो जाता है तो ये जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। देखिए, लोकदल और यादवों का और लोकदल का यहाँ हमेशा संगठन रहा है चौधरी मुल्तान सिंह के समय से, और उन्हीं की चौधरी मुल्तान सिंह जब तक यहाँ थे तो यादव भी मतलब चौधरी को देते थे और यहाँ का जाट समुदाय जितना भी है वो उन्हीं को वोट देता था। अब समीकरण कुछ बदलते गए, लेकिन अपना क्षेत्र का प्रत्याशी निकल के आया ये, और ये एक ईमानदार और विकासशील और समाज सबको साथ में लेके चलने वाला है, सबकी नज़र में है। इसलिए हम हार्दिक इच्छा से इनका समर्थन कर रहे हैं। रजनी यादव के समर्थन में हर जाति के वोट की दावेदारी उनके समर्थक कर रहे हैं। साथ ही समर्थकों को उम्मीद है कि उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APC न्यूज़, फिरोजाबाद। आगरा कॉलेज के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में आयोजित हुए मीडिया सेमिनार में पत्रकारिता के छात्र छात्राओं ने मीडिया की मौजूदा परिस्थितियों पर चिंतन किया। आपको बता दें कि पत्रकारिता विभाग में डॉक्टर महेंद्र सिंह के निर्देशन में
वर्तमान मीडिया दशा व दिशा विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें ताज नगरी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार और एपीसी न्यूज चैनल के चीफ एडिटर दीपक राज मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। सेमिनार की शुरुआत में पत्रकारिता के तमाम छात्र छात्राओं ने मीडिया की वर्तमान दशा और दिशा पर सारगर्भित विचार रखे, जिसमें सबसे ज्यादा पत्रकारिता के गिरते स्तर पर चिंता जाहिर की गई। अभी मैं लास्ट में आऊँगी भी एक्चुअल मीडिया, जिसके बारे में आप सभी ने बात की, बट उससे पहले हम मीडिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले मीडिया के टाइप्स, 3 बेसिक टाइप्स होते हैं उसके। एक तो आपका सोशल मीडिया, जो आजकल बड़ा फेमस चल रहा है। सेकंड ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, ठीक है, उसमें टीवी चैनल्स वगैरह आ गए, आपका रेडियो आ गया। एंड थर्ड आपका प्रिंट मीडिया, जिसमें आपका न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह आ गए। अब इनके बेसिक वर्क क्या होते हैं, क्योंकि बेसिक वर्क तो इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए जानना। तो सबसे पहला वर्क जो इसका होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सेकंड होता है कि हमें एजुकेट करना। थर्ड हमें एंटरटेन करना एंड फोर्थ अवेयर करना। जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, कंपनी वाले हमें सच्चाई नहीं दिखाने देंगे तो हम गलत है अपने आप में। हमारा काम है सच्चाई दिखाना, सच्चाई के साथ ही हमें रहना है, चाहे हमें कुछ पैसा मिले या नहीं मिले। टाइटल भी पास हो जाते हैं कि ऐसा ही वर्ड्स यूज़ किए गए। दिशा मीन्स जो प्रेजेंट टाइम में जॉब करनी है, घर के लिए कमाना है, पैसा फेम चाहिए, क्यों कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें हो जाती हैं। तो बेसिकली यही हो रहा है कि जो संपादक एंकर्स वगैरह उनकी गलती नहीं होती। बेसिकली जो है वो अगर फंडिंग्स नहीं आएगी किसी को तो कैसे चलेगी, मीडिया बंद हो जाएगा, आवाज़ उठा लो, कैसे उठाओगे आवाज़, क्या बोलोगे, कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, गवर्नमेंट की एड्स भी आते हैं, जो रूलिंग फॉर्म जो होती है ना, उसके फेवर में बोलते हैं जो मीडिया हाउसेस, गवर्नमेंट एड भी मिलता है उनको कि भैया आपको 5 खबरें चलानी है दिन भर में तो आपको इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, खबरें चलानी है, वो चला रहे हैं उसको, ठीक है। उसके बाद फिर लिंक जाता है, उसका रिकॉर्ड होता है, वो लिंक शेयर करते हैं, उसको लिंक शेयर करते हैं, उसके बाद करोड़ों का अरबों का आता है। और इस तरीके से ये आजकल करंट मीडिया रन कर रहा है हमारा, ठीक। क्रिकेट है तो हर चीज़ में, हर फील्ड में मीडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और मीडिया एक शक्तिशाली यंत्र भी है। इससे आप किसी भी आदमी के बारे में जो बड़ा साइड पे उसकी जो उसका फीडबैक है, हमें मीडिया से ही पता पड़ता है। अभी के मैटर जो है उनमें कुछ ऐसा है कि लोगों की स्थान के बहुत लंबा करते थे और उसी का नेगेटिव पॉइंट जाता है मीडिया को, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। वो दिखाते हैं कि काफ़ी मतलब डीपली जाके वो बताते हैं सब उनको, और लोगों के समझ में बहुत कम आता है। तो ज़्यादातर विलेजेस एरिया में मैं लेके जाऊँगा तो उन्हें कुछ चीज़ों का अनुभव या नहीं होता है, और उन्हें पता नहीं होता है कि ये चीज़ है क्या। उन्हें ये लगता है कि ये गलत दिखाते हैं, उन्हें हमेशा ये लगता है कि गलत है। होता है गलत, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो गलत भी होते हैं, वो उस चीज़ को जानते नहीं है। कार्यक्रम में बोलते हुए वरिष्ठ पत्रकार दीपक राज ने कहा कि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया जगत को अब आत्मचिंतन की जरूरत है, क्योंकि उस पर उठने वाले सवाल और जनता का विश्वास मीडिया की साख पर बट्टा लगाने के काम कर रहा है। ऐसे में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आज निष्पक्ष और पारदर्शी पत्रकारिता की जरूरत है। हमने पत्रकारिता की शुरुआत की थी तो इतने विद्वान, इतने अच्छे शिक्षक नहीं मिला करते थे, तो शायद कहीं उस चीज़ की मिसिंग है। लेकिन आप लोगों को बड़ा अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है, जिस तरीके से डॉक्टर साहब कह रहे थे, और ये जो समय समय पर सेमिनार वगैरह आप लोगों के लिए आयोजित होते हैं, जो फ्यूचर में आप लोग जब पत्रकारिता के क्षेत्र में आएंगे तो जो भविष्य की चुनौतियां हैं उनका सामना कैसे किया जाए, आप लोगों को ये सारी चीज़ें उससे समझने में, सीखने में और चुनौतियों का सामना करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। आज का जो सब्जेक्ट रखा है वर्तमान मीडिया, आप सब लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मीडिया की स्थिति क्या है, उसकी दशा क्या है और वो किस दिशा में जा रहा है। सारी चीज़ें आप सब लोगों को पता है। एक ऐसा मिशन है जिस पर समाज के बेहतर समाज के निर्माण की उसके कंधों पर जिम्मेदारी है। एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में इसकी अपनी एक उपयोगिता होगी, एक अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, इसके जो पैरामीटर हैं उनमें भी बदलाव आता गया। वजह भी वही है जो आप सब लोग जानते हैं। चीज़ें जब
सेंट्रलाइज हो जाती है किसी एक जगह से। आगरा कॉलेज में पत्रकारिता विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह ने भी छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि आज मीडिया की भी ओवरहॉलिंग की जरूरत है ताकि वापस जनता का भरोसा जीता जा सके। संचालन की जिम्मेदारी हर नए बच्चे को देती है। जैसे इस बार ये शिवानी उसवा कर रही थी, इनके बाद जो अगली सेमिनार आएगी पता नहीं कौन नया करेगा, तो एक बार मौका मिलता है। तो मैं सुन रहा हूँ इतना ये बड़े हो गए इनके जीवन में एक पहली ऐसा संचालन करने का अवसर मिला है, तो इनके लिए सीखने का, समझने का, झिझक खत्म करने का एक प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ ये अपनी सीख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हैं हमें कैसा करना है। तो गलतियाँ भी होती हैं, जो करता है आगे बढ़ता है गलतियाँ वही करेगा, जो बैठा है कुछ नहीं कर रहा है वो गलतियाँ क्या करेगा, वो तो बैठा बैठा खाएगा। गौरतलब है कि आगरा कॉलेज में बच्चों के चौमुखी विकास के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते रहते हैं ताकि उन्हें किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक चीजों की भी जानकारी हो सके। इस दौरान पत्रकारिता के विद्यार्थियों ने वरिष्ठ पत्रकार दीपक राज से कई सवाल भी किए और अपनी शंकाओं का समाधान पाकर संतुष्ट नजर आए। विचार रखने वालों में अभिषेक कुमार, अनुराग, विमल, मोहम्मद जीशान, अरविंद चौहान, जया वर्मा, मोहम्मद सलमान, रीमा खड़ायत, सचिन कुमार, गौरव धनकर, संचालन शिवानी कुशवाहा ने किया। आज का जो कार्यक्रम है ये महाराजा सूरजमल जाट एकता सेवा समिति का कार्यक्रम है। ये होली मिलन समारोह है। ये आज ये जाट समाज का होली मिलन समारोह चल रहा है। ये और इसका उद्देश्य समाज को जोड़ना है मुख्य रूप से, क्योंकि ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए जिससे कि समाज में एकता बनी रहे, समरसता बनी रहे सबको, और समाज में भी थोड़ा सा जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी इससे सीखने को मिलता है। आज अखिल भारतीय जाट महासभा एवं महाराजा सूरजमल जाट एकता सेवा समिति के द्वारा यहाँ पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। महाराजा सूरजमल जाट एकता समिति के उद्देश्य हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियों को ख़त्म करना है, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो हम तेरहवीं मनाते हों, ऐसी चीज़ इनको ख़त्म करना है और शिक्षा पर जोर देना है जिससे हमारे बच्चों की प्रतिभाएं आगे निकल के आ सकें। जाट महासभा की तरफ से और महाराजा सूरजमल एकता मंच की तरफ से हमारा जाट महासभा का और सूरजमल एकता मंच का होली मिलन समारोह है, और जिसमें कि युवाओं को और सब बुजुर्गों को सबको एकजुट होकर और समाज के प्रति जागरूक तो काम करने की वो बढ़े। आज का जो कार्यक्रम है समाज को एकजुट करने के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उसमें समाज के सभी लोग, सभी परिवारों के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए, जिसमें आपसी द्वेष भावना खत्म कर अपना भाईचारा बना रहे, उसके लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। महाराजा सूरजमल जी जाट एकता मंच का और जाट महासभा का होली मिलन समारोह है, जो हम सर्व समाज के लोग मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हमने कवि सम्मेलन रखा है और एक दूसरे के विचारों को रखते हुए अपनी एकता को और मजबूत करना है।